में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड पर्सन। गुड मॉर्निंग। आज जीएसटी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड पर्सन में फैमिली मेंबर्स में कौन कौन शामिल होता है जो रिलेटेड पर्सन है। लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल 1 की एंट्रीज के बारे में पढ़ा था। शेड्यूल 1 में वो एंट्रीज दी गई हैं जो विदाउट कंसिडरेशन के होते हुए भी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि अगर रिलेटेड पर्सन्स के बीच या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में किसी तरह का कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसे जो है सप्लाई माना जाएगा। फिर हमने रिलेटेड पर्सन की डिफिनीशन के बारे में पढ़ा और रिलेटेड पर्सन की डिफिनीशन में सबसे लास्ट में पढ़ा था कि दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। सेम फैमिली के मेंबर भी रिलेटेड पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज़ फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली में किसे शामिल किया जाएगा। तो फैमिली की डिफिनीशन पहले जान लेते हैं। फैमिली का मतलब है द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति के स्पाउस और उसके बच्चे रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं, यानी सेम फैमिली के कहलाते हैं। The parents, grandparents, brother and sister of a person if they are wholly or mainly dependent on a said person। किसी पर्सन के पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी, उसका भाई और उसकी बहन भी सेम फैमिली के माने जाएंगे अगर वो क्या है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, होली और मेनली डिपेंडेंट है उस व्यक्ति के ऊपर। अगर वो होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर तो फिर वो सेम फैमिली के मेंबर नहीं कहे जाएंगे, यानी कि रिलेटेड व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे। तो किसी व्यक्ति के स्पाउस, अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उसका पति स्पाउस कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति का स्पाउस और उसके बच्चे डिपेंडेंट हों चाहे ना हो, जो है उन्हें हम फैमिली मेंबर मानेंगे। लेकिन जो किसी व्यक्ति के भाई बहन, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को रिलेटेड या सेम फैमिली का तभी मानेंगे जब वो जो है पूरी तरीके से होली और मेनली डिपेंडेंट हो उस व्यक्ति के ऊपर। तो फैमिली के में शामिल व्यक्ति अगर आपस में कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में इसे हम टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, जो कि जिनका एक शोरूम है, कार का एक शोरूम है, वो कार के डीलर हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को एक कार जो है गिफ्ट कर दी है उनके बर्थडे पर। बर्थडे पे उन्होंने अपनी वाइफ को एक कार गिफ्ट कर दी। अब चूंकि वाइफ डायरेक्टली रिलेटेड है यानी सेम फैमिली के मेंबर हैं और गिफ्ट की है यानी कंसिडरेशन नहीं लिया है। अब चूंकि ये सेम फैमिली के हैं, रिलेटेड हैं और कार का बिजनेस करना मिस्टर एक्स जो कार के डीलर हैं, उनका एक कार का बिजनेस है, यानी कि ये जो सप्लाई है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कही जा सकती है। तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन कार सप्लाई की गई है। अब बात करते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या है। डिस्टिंक्ट पर्सन की डिफिनीशन सेक्शन 25(4) और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की डिफिनीशन सेक्शन 25(5) में दी गई है। सेक्शन 25(4) में कहा गया है कि अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए हैं या जिसे जरूरी है कि एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए, वेदर इन वन स्टेट, चाहे एक स्टेट में या मोर देन वन स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट में। तो इस केस में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन, एक व्यक्ति के अलग-अलग रजिस्ट्रेशन के लिए उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। एक व्यक्ति के अलग-अलग रजिस्ट्रेशन के केस में हर रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन के रूप में अलग-अलग व्यक्तियों के हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक मैन्युफैक्चरर है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट इन जीएसटी। सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी में? जीएसटी में कहा गया है कि अगर
किसी भी ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने ऑफिस बनाने हैं, अपने गोडाउन बनाने हैं, अपने ब्रांच ऑफिस बनाने हैं, अपने वेयर हाउस बनाने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर जिनका उत्तर प्रदेश में हेड ऑफिस है और पंजाब में उनके ब्रांच ऑफिस हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो एक ही व्यक्ति ने 2 रजिस्ट्रेशन कराए हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक पंजाब में। उत्तर प्रदेश में उनका हेड ऑफिस है, इसलिए हेड ऑफिस के लिए केवल एक सिंगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। पंजाब में उनके 2 ब्रांच ऑफिस हैं, तो दोनों ब्रांच ऑफिस के लिए 2 अलग रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही स्टेट में है, इसलिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। तो अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है एक स्टेट में, तो उसे कहेंगे एक व्यक्ति। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति का दूसरा रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट में है, तो हम कहेंगे कि ये दूसरा व्यक्ति है। अब हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में किसी तरह का स्टॉक ट्रांसफर या गुड्स या सर्विस की सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो हम ये कहेंगे कि ये सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई है। ये सप्लाई जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की गई है, 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं और ये टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगी। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि हर स्टेट के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन। जैसे मिस्टर सिंह हैं, उनका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है और रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस उत्तर प्रदेश में है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश 2 अलग-अलग स्टेट हैं, मतलब अलग-अलग स्टेट के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। दिल्ली के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यूपी में बिज़नेस करने के लिए उन्हें अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस केस में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो एक ही व्यक्ति के एस्टेब्लिशमेंट हैं, दोनों के बीच में हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में किसी तरह का गुड्स या सर्विस का सप्लाई होता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हम ये मानेंगे कि ये सप्लाई 2 अलग-अलग व्यक्तियों के बीच में हुई है और ये टैक्सेबल सप्लाई है। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब क्या है? मिस्टर सिंह हैं, उनका रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है दिल्ली में और उनकी एक लिकर शॉप है उत्तर प्रदेश में। अब लिकर शॉप आप जानते हैं कि लिकर को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बिज़नेस जीएसटी के दायरे में नहीं है, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये अनरजिस्टर्ड शॉप हो गई, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो मतलब अनरजिस्टर्ड हो गई। तो मिस्टर सिंह का एक एस्टेब्लिशमेंट तो दिल्ली में है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है उत्तर प्रदेश में। हम ये मानेंगे कि अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों जो मिस्टर सिंह के एस्टेब्लिशमेंट हैं, इनके बीच में किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन, तो हम ये मानेंगे कि ये अलग-अलग व्यक्तियों के एस्टेब्लिशमेंट हैं और इनके बीच में जो सप्लाई हो रही है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग-अलग व्यक्तियों के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और इनके बीच में होने वाला ट्रांज़ैक्शन सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन हो और चाहे ना हो। स्टॉक ट्रांसफर की बात करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाइज एज सप्लाई। स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है मिस्टर सिंह की जो लखनऊ में है और उनका शोरूम दिल्ली में है। लखनऊ के लिए भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये अलग स्टेट में है, दिल्ली के लिए भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये अलग स्टेट में है, तो दोनों ही रजिस्टर्ड हैं। अब इस केस में हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट क्या है? अलग-अलग हैं। अब रजिस्टर्ड फैक्ट्री से शोरूम में स्टॉक को ट्रांसफ़र किया जाता है और शोरूम से फर्दर बेचते हैं मिस्टर सिंह। अब इस केस में जो ट्रांजैक्शन लखनऊ और दिल्ली शोरूम के बीच में, लखनऊ फैक्ट्री और दिल्ली शोरूम के बीच में हो रहा है, ये सिंपली स्टॉक ट्रांसफ़र है। इसमें किसी तरह का कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस ये किया गया है।
तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे कि ये अलग-अलग व्यक्तियों के बीच में किए गए हैं और डीम्ड सप्लाई हैं। उसी के अदर एक एग्जांपल देखते हैं। एक फैक्ट्री लखनऊ में है और शोरूम कानपुर में है। अब यहाँ पर शोरूम और फैक्ट्री दोनों ही कहाँ है? यूपी में है। और हमने कहा कि एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो दोनों ही फैक्ट्रियों, दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में हम उनको अलग-अलग व्यक्ति नहीं मानेंगे। तो फैक्ट्री से कानपुर शोरूम में जो स्टॉक ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसे फिर हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, ये सप्लाई नहीं है। केवल स्टॉक ट्रांसफ़र है और उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है, क्या उस व्यक्ति के अलग-अलग रजिस्ट्रेशन हैं? हर रजिस्ट्रेशन के लिए हर रजिस्टर्ड ऑफ़िस एक अलग व्यक्ति या अलग एस्टेब्लिशमेंट के रूप की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो अलग-अलग रजिस्ट्रेशन है, तो अलग-अलग व्यक्ति हैं, उनके बीच में होने वाला ट्रांज़ैक्शन सप्लाई है, अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस में किया गया है और विदाउट कंसिडरेशन किया गया है, तब भी वो सप्लाई होंगी। आगे हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंट्री नंबर 3 में दिया गया है एंट्री 3 ऑफ शेड्यूल 1 में दिया गया है कि ऐसे गुड्स जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई किए जाते हैं, वो टैक्सेबल सप्लाई हैं या नहीं है। It covers the following: supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertakes to supply such goods on a behalf of principal. एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड कोई भेजा है, सप्लाई किया है और वो सप्लाई एजेंट अपने पास इस उद्देश्य से लेता है कि उसे प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे सप्लाई करेगा। दूसरे पॉइंट में कहा गया है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड ऑन अ बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई किया है, लेकिन वो गुड्स क्या था? वो गुड्स एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में किसी अदर पर्सन से रिसीव किया था। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है कि ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड। यहाँ पे केवल सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की जा रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं की जा रही। और सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई। और यहाँ पे बात की जा रही है कि ये सप्लाई क्या है? विदाउट कंसिडरेशन है, यानी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को केवल गुड्स सप्लाई किया है, एजेंट ने किसी तरह का कंसिडरेशन प्रिंसिपल को नहीं पे किया। ओके, तो हम केवल सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं करेंगे। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स की बात एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कही गई है। इसको समझते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल से गुड्स रिसीव करे या प्रिंसिपल को एजेंट गुड्स भेजे। अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भेजा गया है तो उसे सप्लाई कहेंगे। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट, कोई व्यक्ति एजेंट है किसी व्यक्ति का, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ एंट्री 3 ऑफ शेड्यूल 1 एज डिस्कस्ड अबव। जो हमने पिछले पढ़ा कि एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 में ये चीज एजेंट एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप इस शेड्यूल 1 में कवर होता है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना है? डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर इज वेदर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज बीइंग इश्यूड बाय एजेंट और नॉट। हमें ये देखना होगा कि फर्दर सप्लाई जो कस्टमर को की गई है प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट के द्वारा, क्या उसका इनवॉइस एजेंट के द्वारा इशू किया गया है या नहीं। तो एजेंट ने गुड्स रिसीव किया प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स सेंड कर दिया कस्टमर को। इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इश्यूड बाय एजेंट इन हिज नेम। एजेंट ने क्या किया? इनवॉइस जो इशू की वो अपने नाम से कस्टमर को इशू की, ना कि प्रिंसिपल के नाम से इशू की। तो इस केस में जब एजेंट अपने नाम से कोई इनवॉइस इशू करता है कस्टमर को, तो हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो ये सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन था, ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी।
इसी का अगर इसी केस में अगर आप देखें, प्रिंसिपल ने गुड्स दिया एजेंट को, एजेंट ने उस गुड्स को कस्टमर को प्रिंसिपल के बिहाफ में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इनवॉइस इज इशूड इन द प्रिंसिपल नेम। एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम ही इशू की, अपने नाम से इशू नहीं की। इस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो गुड्स सप्लाई हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, ये सप्लाई नहीं है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुई सप्लाई को हम सप्लाई नहीं कहेंगे और इसे जो है जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, इनवॉइस। किसी का अगर उल्टा हो, अगर प्रिंसिपल एजेंट कोई गुड्स रिसीव करता है प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को रिसीव करता है और रिसीव करके उसे प्रिंसिपल को आगे भेज देता है, और जो इनवॉइस है एजेंट के नाम से ही सप्लायर बना देता है, तो एजेंट के नाम से अगर इनवॉइस इशू हुई है तो उस केस में ये सप्लाई जो एजेंट ने प्रिंसिपल को की है वो क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई होगी। लेकिन अगर इनवॉइस एजेंट के नाम से नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की गुड्स की सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई नहीं कहा जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स की सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इनवॉइस किसके नाम से इशू की गई है। इनवॉइस अगर एजेंट के नाम से है तो वो टैक्सेबल सप्लाई है, इनवॉइस अगर एजेंट के नाम से नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। इसके बाद एंट्री नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 में बताया गया है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई सर्विस इंपोर्ट की जाती है विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 7(1)(b) ने हमने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन यानी कि कोई सर्विस इंपोर्ट की जाती है और उस पे कोई कंसिडरेशन पे किया जाता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसे जीएसटी में टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है, एंट्री नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 में जो बात कही गई है कि विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई सर्विस इंपोर्ट की जाती है तो वो भी टैक्सेबल सप्लाई होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि सर्विस इज इम्पोर्टेड बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा इंपोर्ट किया जाना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, ये किसके द्वारा इंपोर्ट की जानी चाहिए, रिलेटेड पर्सन के द्वारा जो है इंपोर्ट किया जाना चाहिए। अल्टरनेटिवली इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। सच सर्विस इज इम्पोर्टेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और ऐसा इंपोर्ट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही जो है इंपोर्ट किया गया होना चाहिए। इसको हम अगले एग्जाम्पल से समझते तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। एक पर्सन है आउटसाइड इंडिया और एक पर्सन है इन इंडिया, दोनों ही पर्सन क्या है, रिलेटेड पर्सन है। आउटसाइड इंडिया वाले व्यक्ति ने सप्लाई की है सर्विस और वो भी विदाउट कंसिडरेशन, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आउटसाइड इंडिया में बैठे व्यक्ति ने सप्लाई की है सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर सप्लाई की है तो फिर इसे क्या कहेंगे, डीम्ड सप्लाई कहेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या है, दोनों ही व्यक्ति क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, सर्विस की सप्लाई भी हो, कंसिडरेशन ना हो, लेकिन ये सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो तो फिर उसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे। रिलेटेड पर्संस क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मिस्टर रंजन जो कि एक सीए हैं मुंबई में, उनके एक दोस्त हैं, उनके एक भाई हैं सज्जन, उनके यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई इज एन आर्किटेक्ट। प्रेजेंटली ही इज एम्प्लॉयड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड पोस्टेड इन हांगकांग। सज्जन इज नॉट इन अ प्रैक्टिस। अब सज्जन प्रैक्टिस में नहीं है, रंजन के भाई हैं। रंजन ने क्या किया, अपने भाई से कहा कि मुझे अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कराना है, आप उसका कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे दीजिए, कुछ उसका डिज़ाइन कर दीजिए जो है कंस्ट्रक्शन के लिए मैप वगैरह। ये सर्विस मिस्टर एक्स ने, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की सर्विस जो है मिस्टर सज्जन कुमार ने रंजन कुमार को उनके घर के डिज़ाइन के लिए दी। इसके लिए कोई कंसिडरेशन मिस्टर रंजन ने सज्जन को नहीं दिया। अब यहाँ पहले तो हमें क्या चेक करना होगा, विदाउट कंसिडरेशन है तो हमें दो बातें चेक करनी है। क्या ये सर्विस इंपोर्ट की गई है, हाँ ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन्स के बीच में हुई है,
तो रिलेटेड पर्सन की डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि रिलेटेड पर्सन कौन होगा, अगर फैमिली का मेंबर है तो स्पाउस, बच्चे, डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट ना हो, रिलेटेड होंगे, सेम फैमिली के माने जाएंगे। लेकिन अगर भाई है, बहन है, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो डिपेंडेंट अगर वो है पूरी तरीके से, तभी उन्हें फैमिली मेंबर माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मिस्टर सज्जन कुमार जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है डिपेंडेंट नहीं है मिस्टर रंजन के ऊपर, डिपेंडेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये जो सप्लाई इन्होंने की है इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये जो सर्विस सप्लाई की है क्या ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में की है? अब जवाब आएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि सज्जन कुमार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो है आर्किटेक्ट डिजाइनर की तरह, वो एम्प्लॉय हैं एक कंपनी में। एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल कैपेसिटी से किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, वो ऑडिट का काम नहीं कर सकता। ऑडिट का काम कौन कर सकता है? जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। तो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ये एम्प्लॉय हैं। तो ये जो सब सर्विस सप्लाई की गई है, ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो दोनों ही बातें नहीं है, ना तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और ना ही ये रिलेटेड पर्सन है। तो ऐसी सप्लाई को हम क्या कहेंगे? नॉट टैक्सेबल सप्लाई। ये सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, यानी कि ये सर्विस टैक्सेबल, ये सर्विस जो है सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगले एग्जांपल में देखते हैं, वाई एंड कंपनी इज अ फर्म ऑफ एडवोकेट। वाई एंड कंपनी एक फर्म है एडवोकेट की, जिसका एक हेड ऑफिस है हैदराबाद में और दूसरा है ब्रांच जो है सिंगापुर में। सिंगापुर ब्रांच से हैदराबाद ऑफिस ने कुछ लीगल सर्विसेज रिसीव की हैं, लीगल सर्विसेज ली हैं। अब ये लीगल सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन ली हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें ये देखना है क्या ये रिलेटेड है। विदाउट कंसिडरेशन में तो हमें हमारा ध्यान तुरंत शेड्यूल 1 पे जाना चाहिए कि शेड्यूल 1 में कवर होता है कि नहीं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो इसका मतलब ये एंट्री नंबर 4 में कवर होता है। एंट्री नंबर 4 में क्या कहा गया है कि सर्विस का इंपोर्ट किसके बीच में होना चाहिए? रिलेटेड पर्सन्स के बीच में होना चाहिए, या फिर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स के बीच में होना चाहिए जो एक ही व्यक्ति के हों और एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट जो है इंडिया के बाहर हो। तो वाई एंड कंपनी का एक एस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद में है, दूसरा सिंगापुर में है, यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट एक ही व्यक्ति के हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी है, विदाउट कंसिडरेशन है। अब क्या ये अब फिर चेक करेंगे कि क्या इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ये लीगल सर्विसेज दी गई हैं? यस, बिकॉज सिंग एडवोकेट की जो ब्रांच ऑफिस सिंगापुर में है, इनका काम भी क्या है? लीगल सर्विसेज देना है। तो लीगल सर्विसेज ही इन्होंने प्रोवाइड की है हैदराबाद ब्रांच को, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है? एक टैक्सेबल सप्लाई है, और ये टैक्सेबल सप्लाई मानते हुए इस पर जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस को दो तरीके से देखते हैं। एक सेक्शन 1 बी में हमने पढ़ा, सेक्शन 7 1 बी में पढ़ा, और दूसरा हमने सेक्शन 1 सी में शेड्यूल 1 में पढ़ा। सेक्शन 7 बी में कहा गया था कि सप्लाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(c) में हमने पढ़ा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस दो तरीके की हो सकती हैं, या तो कंसिडरेशन के बदले हो सकती हैं या विदाउट कंसिडरेशन के बदले हो सकती हैं। अगर विद कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में वो सर्विस ली गई है, या फिर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ली गई है। ये कोई डजंट मैटर कि कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था या नहीं था, दोनों ही केस में इसे हम टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। इसे सप्लाई मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ऐसे इंपोर्ट में। अब जब कंसिडरेशन नहीं है, उस केस में हमें क्या चेक करना पड़ेगा?
अगर सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट की गई है तो हम देखेंगे कि इंपोर्ट किसके बीच में हो, क्या दोनों पार्टी रिलेटेड पर्सन थी या डिस्टिंक्ट पर्सन थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग थे, एक ही व्यक्ति के इस्टेब्लिशमेंट एक इंडिया में या दूसरा इंडिया के बाहर था, रिलेटेड पर्सन के बीच में थी या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में थी, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में थी या नहीं। तो अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, तब विदाउट कंसिडरेशन में रिसीव की गई सर्विसेज, इंपोर्ट की गई सर्विसेज सप्लाई मानी जाएंगी। लेकिन अदर कोई केस है तो उन्हें हम फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सप्लाई की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। शेड्यूल वन की समरी अगर हम देख लें, जो हमने अभी तक पढ़ा शेड्यूल वन में हमने 4 एंट्रीज कवर की। पहली एंट्री थी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, किसी बिजनेस एसेट का ट्रांसफर कर दिया जाता है या डिस्पोज कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, सप्लायर हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच एसेट। अगर जो है सप्लायर ने उस असेट, उस बिजनेस असेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है तो उसे जो है सप्लाई मानेंगे ऐसे ट्रांसफर और डिस्पोजल पर जो विदाउट कंसिडरेशन किया गया है। सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर कोई सप्लाई हुई है विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसे सप्लाई की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, सप्लाई बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी वित्तीय वर्ष में 50,000 तक का गिफ्ट देता है तो इस गिफ्ट को सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है। लेकिन 50,000 तक का गिफ्ट है तो इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो पूरा का पूरा गिफ्ट का अमाउंट जीएसटी, पूरे पूरे अमाउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर गुड्स का सप्लाई होता है, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है उसके बिहाफ में, या एजेंट प्रिंसिपल को जो है गुड सप्लाई करता है तो वो भी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन उसमें कंडीशन है कि इनवॉइस इशू हो, प्रिंसिपल एजेंट के नाम से इनवॉइस इशू हो तब माना जाएगा। एजेंट ने इनवॉइस इशू की हो अपने नाम से या इनवॉइस रिसीव की हो एजेंट ने अपने नाम से। इसका एक्सेप्शन क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट नॉट कवर्ड। यहाँ पे केवल गुड्स की बात होगी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई ऑफ सर्विस को कवर नहीं किया गया है। और लास्ट में हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में हमने अभी तुरंत पढ़ा। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की मेन कंडीशन है कि रिलेटेड पर्सन के बीच में इंपोर्ट किया जाए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया जाए, कंसिडरेशन ना होते हुए भी उसे टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। तो शेड्यूल वन ये डिस्कस करता है कि ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाते हैं। उसमें ये 4 एंट्रीज दी हुई हैं, यही 4 एक्टिविटीज़ हैं जो विदाउट कंसिडरेशन के होते हुए भी सप्लाई माने जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।